For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये हम सबका एक फेवरेट चैनल। नाम क्या है इसका? आज आप बोलिए। बिल्कुल सही आंसर, साइंस वर्ड। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2 क्लासेस को कवर करता है। थोड़ा सा नाम में चेंज मिलेगा आपको सिर्फ। नंबर फर्स्ट, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये आपने 10th में पढ़ा है या पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम नाम डालते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ये हमारे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3rd बन जाता है। 12th क्लास में 16 चैप्टर आपको पता है, कंटेंट आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, लिस्ट जो दी हुई है। फर्स्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है हमारे पास क्लास 12th में। आप ये मानिए लगभग 25 से 30 नंबर ये आपको कवर करा सकती है। 25 to 30 मार्क्स आपको कवर करा सकती है, जिसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3rd। सब्जेक्ट का नाम तो नहीं बताना है ना, ये बताने की जरूरत है, बायोलॉजी। ठीक है, तो बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। ये हमारी इंट्रोडक्शन के ही रेस्पेक्ट में वीडियो है, इसमें हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे लेकिन ओवरव्यू में। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग आपने काफी क्लासेस में, जैसे कि 8th में भी इसको डिस्कस किया गया है शॉर्ट में, फिर आपका 10th में इसका पूरा चैप्टर बना दिया गया। तो ये रिप्रोडक्शन आप काफी पहले से सुनते आ रहे हैं। एक बहुत जनरल डेफिनेशन है इसकी, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनिएगा, रजिस्टर रखा हुआ है ना साथ में। ठीक है, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी एक यंग वंस को प्रोड्यूस करने की, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। लेकिन मैंने आगे क्या वर्ड लगाया, क्या यूज किया? लेकिन बच्चों यहां पर 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। कितनी पॉसिबिलिटी होती हैं? 2 पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट सेक्सुअल, नंबर सेकंड असेक्सुअल, एसेक्सुअल भी कह सकते हैं। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल ये 2 पार्ट्स हैं हमारे पास रिप्रोडक्शन के अंदर। अब ये जो असेक्सुअल है, जैसे आपने अमीबा का केस सुना है ना, बिल्कुल सिंपल। अमीबा बहुत अच्छी खासी डिटेल में मालूम होगा आपको, बल्कि अमीबा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, आपने नाम सुना है अमीबी? नहीं सुना है ना, यहां पर जेंडर नहीं है, सिंपल एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे। तो अमीबा में डिवीजन स्टार्ट होता है, लेकिन कोई दूसरा अमीबा नहीं आता है कांटेक्ट में। सिंगल बॉडी में कैपेसिटी होती है, बॉडी स्ट्रेच होती है। ठीक है, न्यूक्लियस स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप क्या देखेंगे? 2 नए अमीबा आपके पास आ गए हैं, लेकिन दूसरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है ना, मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल बॉडी एक यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। क्लियर हुआ? अब दूसरे साइड आते हैं, सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि आपके जो 2 बॉडीज होती हैं, कितनी? 2 बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट, मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, अगर आप ह्यूमन का डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि प्लांट में भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, असेक्सुअल भी होता है, पर हमारा टारगेट रहेगा किस चीज का? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो ह्यूमंस में मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, इनके मिलने से
कुछ गैमेट्स की बात आएगी, अभी हम उसको लेंगे। फिलहाल हम अभी डिफाइन कर रहे हैं उसको कि भाई क्या है रिप्रोडक्शन, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, दो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है जिसके बेसिस पर एक नई बॉडी का जन्म होता है। क्लियर हुआ बच्चों? यहां पर हमारे पास दो नाम और सुनने में आते हैं, और वो क्या क्या है? यूनिसेक्सुअल, सेकेंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। सोचिए जरा क्या हो सकता है ये। तो बच्चों एक हमारे पास नाम आता है यूनिसेक्सुअल, दूसरा बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ठीक है। ये जो हमारा नाम है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सिंगल बॉडी में सिंगल सेक्स, सिंगल बॉडी में सिंगल सेक्स, क्या बोलेंगे इसको? यूनिसेक्सुअल। यूनि आपने सुना है, केमिस्ट्री में आपने काउंटिंग भी देखी होगी, कार्बन कंपाउंड वगैरह इस तरह से, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस तरह से, या फिर एक और भी होता है मीथ ईथ प्रोप। तो थोड़ा आपको याद रहेगा, यूनि मतलब सिंगल का इंडिकेशन देता है। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है सिंगल बॉडी में सिंगल सेक्स का पाया जाना। लेकिन जब आप बात करेंगे किसकी? बाइसेक्सुअल की। बाइसेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल बॉडी में दोनों सेक्सेस का पाया जाना। बहुत सिंपल सा है, सिंगल बॉडी में दोनों सेक्सुअल का पाया जाना, दोनों सेक्सेस का पाया जाना, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ठीक है। लेकिन यूनिसेक्सुअल के अंदर क्या होता है? सिंगल बॉडी में सिंगल सेक्स, मेल फीमेल, सेपरेट सेपरेट। क्लियर? इसका एक दूसरा नाम भी ले सकते हैं आप, डायोशियस। जो बाइसेक्सुअल है इसका दूसरा नाम क्या होता है? मोनोशियस, ठीक है। अच्छा एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। बाइसेक्सुअल में मैंने आपको क्या बताया? एक बॉडी में दोनों सेक्सेस का पाया जाना। ह्यूमन में हो सकता है क्या? नहीं है, फिलहाल कोई ऐसी स्कीम नहीं है, ठीक है, और शायद आगे भी नहीं रहेगी। तो बाइसेक्सुअल का एग्जांपल क्या बनेगा? फ्लावर्स, स्पेशली एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या नाम बनेगा बच्चों? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आप चाइना रोज एग्जांपल डाल सकते हैं उसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे वाली कैटेगरी में ये कोई जिक्र में नहीं आने वाला है, बाइसेक्सुअल का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो आपका यूनिसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल में हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, या हमारे वाले केस में आपको यही डिस्कस करना है पूरे चैप्टर में। क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक नहीं है, वैसे एक इंट्रोडक्शन के तौर पर छोटी छोटी डेफिनेशन है। टर्मिनोलॉजी तो बहुत सारी है, काफी सारी टर्म है इस चैप्टर के अंदर, और बच्चों इस चैप्टर की कोई लिमिट नहीं है। आप बस ये कह सकते हैं कि भाई हम कौन सी क्लास में हैं, उसके हिसाब से हम टॉपिक को एक रेंज बनाकर बता सकते हैं। फाइनल कुछ नहीं होता साइंस में, तो फाइनल थ्योरी नहीं होती, टॉपिक कैसे हो जाएगा कि एंड पॉइंट आ गया इसका। तो हमें क्या डिस्कस करना है बच्चों? यूनिसेक्सुअल। मीनिंग क्लियर हो गया? एग्जांपल ह्यूमंस। तो क्या लिखा हुआ है यहां पर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये जो पूरा चैप्टर है कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज की हमारी वीडियो फुल चैप्टर को कवर करेगी, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो टॉपिक वाइज आएंगी। क्लियर? पहले हम टॉपिक मेंशन कर लेते हैं, फिर हर एक टॉपिक के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि भाई इस टॉपिक में क्या होता है, कैसे होता है। आप भी नोट कीजिए। सबसे पहला टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, सेक्सुअल। क्या होता है बच्चों? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म सुना है आपने? सोचिए जरा, मैं इसको नोट कर देता हूं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। नंबर सेकंड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर थर्ड, फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम। नंबर फोर्थ, इनके जो फीमेल और मेल वाला सिस्टम है उनकी बॉडी में आपने एक नाम सुना होगा, 10th में भी काफी डिटेल में था वो, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट बनेगा वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेट बनने की प्रक्रिया, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें आप दो पार्ट कर सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक है। एक सेकंड नंबर पे आप डाल दीजिएगा oogenesis। क्या बनेगा बच्चों? oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस के ही दो पार्ट होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा फर्टिलाइजेशन। क्या आएगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। कितना इजी था? अरे खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी तो हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ यहां पर टॉपिक मेंशन किए हैं। अभी हमें क्या करना होगा, हर एक टॉपिक के बारे में कुछ एक रेंज में उसको कवर करना है। ठीक है, क्योंकि ओवरव्यू है, उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अच्छा, डायमॉर्फिज्म क्या होता है? आप 12th में हैं, जो बच्चे 12th वाले वीडियो को देख रहे हैं तो उन्होंने एक और नाम सुना होगा, वहां पर भी डायमॉर्फिज्म का जिक्र आता है। डीएनए, थोड़ा सा चेंज मिलेगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं उसको? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या मीनिंग है इसका? डीएनए की अलग अलग फॉर्म्स का पाया जाना। कितनी फॉर्म्स होती है डीएनए की? 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, नेक्स्ट डीडीएनए। अगला क्या होता है? ई? नहीं, ऐसा नहीं है, जेड डीएनए, ए बी सी डी और लास्ट जेड डीएनए। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। पर यहां पर डिस्कस क्यों किया मैंने इसको? मॉर्फिज्म, स्ट्रक्चर को लेकर कुछ डिफरेंस। जब आप कहते हैं दो पॉसिबिलिटी तो बन जाता है डायमॉर्फिज्म। जब आप बोलते हैं दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्या बोलते हैं? जब आप बोलेंगे दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी तो बनेगा पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन यहां पर दो, डाई मतलब दो का इंडिकेशन दे रहा है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या हुआ? सेक्सेस में पाए जाने वाला डिफरेंस। लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी? सिर्फ दो पॉसिबिलिटी, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी। क्लियर? तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मीनिंग होता है कि हमारे ह्यूमन वाले केसेस में, मैमल्स के केसेस में मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, दो अलग अलग सेक्सेस देखे जाते हैं, यूनिसेक्सुअल की लिस्ट में आते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म टॉपिक है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? ठीक है। नंबर सेकंड नंबर पे बच्चों बात आती है, टिक लगा लेते हैं, एक इसको हाइपोथेटिकल मार्क भी कहा जाता है वैसे तो, कि वो टॉपिक हो गया है। ठीक है ना? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? बच्चों, मेल बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जिसमें कुछ ऑर्गन का भी जिक्र आता है, कुछ डक्ट का जिक्र आता है। अब वो क्या क्या है वो सुनते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, टेस्टिस। ये पेयर में होती हैं। आप नोट करते रहिएगा या फिर वीडियो को जब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से देखेंगे, अभी पहले समझ लीजिए, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है।
जब आप नेक्स्ट टाइम इसको दोबारा से देखेंगे तो उसको साथ साथ रजिस्टर में नोट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ओवरव्यू बहुत जरूरी होता है। हर एक चैप्टर का ओवरव्यू मालूम होना थोड़ा सा डिटेल में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरह से हम उसके लिए काफी अकॉर्डिंग हो जाते हैं, चैप्टर के रेस्पेक्ट में आ जाते हैं कि भाई हाँ इस चैप्टर में क्या चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, और थोड़ा सा उनका मीनिंग पता चल जाता है। फिर हम जब चैप्टर्स को डिटेल में लेते हैं ना टॉपिक वाइज, तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है वो, ठीक है। हमें चैप्टर से उस समय फिर डर नहीं लगता है, एज अ फ्रेंड नॉर्मल बात करते हैं, ठीक। तो बच्चों हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें सबसे पहला पार्ट क्या बनेगा, टेस्टिस। ये टेस्टिस जो होती हैं पेयर में पाई जाती हैं, ठीक है। कहां पर होती हैं, स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। मैं आपको ऐसे डायग्राम हम जो टॉपिक वाइज वीडियो आएंगी उसमें मेंशन करेंगे। देखिए जैसे ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ये टेस्टिस ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस रिमेन्स प्रेजेंट, जिसमें हमारी टेस्टिस प्रेजेंट रहती हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाया जाता है, लोअर एब्डोमेन में। पूरी बॉडी को दो पार्ट में बांटते हैं, थोरैकिक कैविटी और डायफ्राम से जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन के आप दो पार्ट करते हो, अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन, ये तो लोकेशन हो गई। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, टेस्टिस। टेस्टिस पेयर में होती हैं, स्क्रोटम के अंदर पाई जाती हैं। और स्क्रोटम क्या काम करता है, दो काम करता है बच्चों स्क्रोटम। क्या होगा, नंबर फर्स्ट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से 2 डिग्री, कुछ बुक्स में इसको 2.5 भी कहा गया है, ठीक है, पर आप एवरेज में मानिए 2 डिग्री सेल्सियस में ना, केल्विन नहीं लेना, चेंज हो जाएगा बहुत कुछ। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है उससे टेस्टिस का टेम्परेचर जो मिलेगा वो मैच ना हो, डिफरेंस बना रहे, लेस देन रहे, सराउंडिंग से 2 डिग्री कम रहे टेस्टिस का टेम्परेचर। ये काम भी हमारा स्क्रोटम करता है। लेकिन इसका एक काम और होता है, ये काम अपना जो फर्स्ट वाला कर रहा है ना, फर्स्ट फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है उसी से जुड़ा हुआ है। हालांकि आप पर 2 पार्ट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि 2 फंक्शन है। बॉडी के बाहर टेस्टिस को हैंग रखता है, बॉडी से जस्ट बाहर टेस्टिस को हैंगिंग कंडीशन में रखेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर? अभी तक हम क्या सुन रहे हैं, फर्स्ट पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट टेस्टिस। 1-2 लाइन और ऐड कर लेते हैं। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होते हैं। सिंपल भाषा में कहिए आप, टेस्टिस के अंदर पार्ट्स होते हैं। जब आप एलएस में लेंगे ना उसको, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने होते हैं, लॉब भी कह सकते हैं उसको, एरिया, ठीक है। कितने हो सकते हैं वो, नंबरिंग क्या हो सकता है, 250, 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट का नंबरिंग है ये। और हर एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, जिसके जरिए 2 प्रकार की सेल्स बनती हैं, जो इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है, डिटेल की तो बात अलग है खैर, ठीक है। एमसीक्यू में भी पूछा जा चुका है बहुत बार। और वो 2 सेल कौन सी होती हैं, नंबर फर्स्ट सर्टोली सेल। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि 3 सेल यहां पर लिखी मिलती हैं हमें बुक्स में, सर्टोली सेल, जर्म सेल और लेडिक सेल। तो इसमें से 2 सेल हमारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल के द्वारा बनती हैं, एक सर्टोली सेल और एक जर्म सेल। सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं स्पर्म को। टेस्टिस की बात चल रही है ना, पता है आपको, स्पर्म का जिक्र आएगा। और जो हमारी जर्म सेल है वो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। गैमेट मींस स्पर्म, ठीक है। हैप्लॉइड होता है नेचर में, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो 2 तरह की सेल हो गई है हमारे पास, सर्टोली सेल और जर्म सेल। क्लियर हुआ? साइड कर देते हैं। एक जो तीसरी सेल होती है लेडिक सेल, उसका काम क्या होता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है।
हमारे पास तीनों सेल का जिक्र आ गया, टेस्टिस का काम खत्म हो गया है। अब ये देखिए आप, जैसे मैं फीस्ट आपको दिखा रहा हूं, ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर एक फ्लैप लगा होता है, ये दूसरा पार्ट आ गया मेल वाले सिस्टम में, और वो है एपिडिडाइमिस। सिंपल एक फ्लैप होता है, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक फ्लैप जो टेस्टिस के ऊपर ऐसे लगा होता है, ठीक है। अब ये जो फ्लैप है सेकंड नंबर, ये क्या करता है, थोड़े समय के लिए स्पर्म को स्टोर कर लेता है, और काफी व्यक्तियों का मानना ये है कि ये स्पर्म को स्लाइटली न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन मेन न्यूट्रिशन कौन दे रहा था, सर्टोलिसन, वो साइड हो गया। दो पार्ट क्लियर हो गए। नंबर थर्ड क्या बनेगा, एपिडिडाइमिस से जस्ट नेक्स्ट वास डेफरेंशिया। ये डक्ट होती है बच्चों, क्या होती है, एक डक्ट। तो वास डेफरेंशिया नंबर थर्ड पर आती है। सिंपल एक ट्यूब है जो हमारे एपिडिडाइमिस के नीचे वाले हिस्से से निकलती है ना। और ब्लैडर मींस यूरिनरी ब्लैडर की बैक साइड से होते हुए ग्लैंड्स, सेमिनल वेसाइकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और आप इसको कॉपर्स ग्लैंड भी एक नाम सुनने में मिलेगा। तो ये सब ठीक है, अभी वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। नंबर थर्ड पर क्या आपको डिस्कस करना है, वास डेफरेंशिया। सिंपल एक डक्ट जो क्या करेगी, एपिडिडाइमिस से स्पर्म को लेगी और लेने के बाद उसको आगे प्रोसीड कर देगी। नंबर फोर्थ पर आपके पास किसका जिक्र आएगा, यूरेथ्रा। किसका जिक्र आएगा, यूरेथ्रा। मेल बॉडी में सिंगल ट्यूब होती है, मेल बॉडी में सिंगल ट्यूब होती है, नैरो ल्यूमन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर, जो मटेरियल फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। सिंगल ट्यूब मैंने क्यों बोला नंबर फोर्थ पर, जिसका नाम क्या है, यूरेथ्रा। ठीक, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि यूरिन भी इसी के जरिए पास आउट होना है, और दूसरी चीज क्या है, सीमेन, वो भी इसी के जरिए पास आउट होना है। अब सीमेन क्या होता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। सीमेन का मतलब होता है दो चीजों के मिलने से बना हुआ एक मटेरियल। अब वो दो चीजें क्या होती हैं, नंबर फर्स्ट स्पर्म, और नंबर सेकंड सेमाइनल फ्लूइड। तो सेमाइनल फ्लूइड एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसके अंदर स्पर्म पड़ा होता है, दोनों के मिलने से हम उसे क्या नाम देते हैं, सीमेन। लेकिन ये जो सेमाइनल फ्लूइड है ये कहां से आ गया, ये जो रास्ता है ना, जो नंबर थर्ड था, कौन से वाला, वास डेफरेंशिया, ठीक है। तो उसके रास्ते में कुछ ग्लैंड्स आते हैं। कौन से ग्लैंड्स आते हैं, तीन ग्लैंड आते हैं। नंबर फर्स्ट आपको मिलेगा सेमाइनल वेसाइकल, नंबर सेकंड आपको मिलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक हमें मिलेगा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड के मिलने से एक लिक्विड सब्सटेंस जनरेट होता है, ठीक है, जो यूरिन के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। मींस जो लिक्विड बन रहा है इन तीनों ग्लैंड के द्वारा वो बेसिक होता है नेचर में, और एसिड एज अ यूरिन मिक्स होने के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो स्पर्म जा रहे हैं उनकी डेथ हो जाएगी, रिप्रोडक्शन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पे। फिर ओवरव्यू में काफी कुछ, अगर आपको लगता है कि ओवरव्यू में आपने 10% भी क्लियर कर लिया है, बहुत बड़ी बात है। ट्रेलर में इतना भी कवर होना बहुत माना जाता है, ट्रेलर ही चल रहा है, ठीक है। नंबर थर्ड टॉपिक क्या है हमारा बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर थर्ड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये क्या होता है, मेल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लोकेशन सेम रहेगी, क्या होती है लोकेशन, लोअर एब्डोमेन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट आता है ओवरी, ठीक है, ओवेरी भी कह सकते हैं आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओवरी ये पेयर में होती हैं, दो ओवरी पाई जाती हैं फीमेल बॉडी में, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या काम होता है, क्यों है ये ओवरी, ओवरी को एक ऑर्गन मानते हैं, जैसे हम टेस्टिस को बोल रहे थे, मेल बॉडी में टेस्टिस, फीमेल बॉडी में ओवरी, ये क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि गैमेट प्रोडक्शन चलता है यहाँ पर। तो ओवरी की स्ट्रक्चर जब आप डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलता है कि ओवरी के अंदर जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, जर्म सेल्स होती हैं, उनमें डिवीजन होता है,
प्राइमरी फॉलिकल बनती है, आप ग्रेफिन फॉलिकल भी कह सकते हैं, फिर सेकेंडरी ग्रेफिन फॉलिकल बनती है, फिर मैच्योर बनती है, और लास्ट हमारे पास जब मैच्योरिटी आ जाती है, ओवरी के अंदर जो सेल डेवलप हो रही थी और वो अब फाइनली डेवलप हो चुकी है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर से क्या चीज निकलने वाली है, एक खास नाम, और वो क्या है, एग, ओवा। ठीक है, ये सारी बातें आपको किसमें करनी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फर्स्ट पॉइंट के अंदर, और वो क्या है, ओवरी। पेयर में होती हैं, दो ओवरी एक साथ काम नहीं करती हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अल्टरनेट में काम करती हैं, फर्स्ट 28 डेज आपकी फर्स्ट ओवरी, नेक्स्ट 28 डेज, इसको कैलेंडर प्रोसेस भी कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। 28 डेज पहले वाली ओवरी काम करेगी, एक्टिव रहेगी, लेकिन जिस समय फर्स्ट ओवरी एक्टिव है तो सेकंड ओवरी काम नहीं करेगी, वो इनएक्टिव मानिए उसको। जब नेक्स्ट वाली ओवरी का नंबर आएगा, सेकंड ओवरी का नंबर आएगा, तो फर्स्ट वाली इनएक्टिव हो जाती है। तो ये अल्टरनेट में चलता है प्रोसेस बड़े ही तरीके से, लेकिन शर्त यह है कि हार्मोन्स रेगुलेटेड रहने चाहिए। हार्मोन्स बच्चों रेगुलेटेड रहने चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज सब डिस्टर्ब हो जाता है। और खासतौर से फीमेल बॉडी में हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, गेस्टेशन पीरियड वगैरह, ये प्रेगनेंसी पीरियड के बेस पे भी आप कह सकते हैं इसको। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट पार्ट था हमारा ओवरी, वो आपने सुन लिया है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पॉइंट पर आप क्या मेंशन करेंगे ओवरी के बाद, वो है फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट कह सकते हैं आप इसको। फैलोपियन ट्यूब का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। क्या होती है बच्चों, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आप क्या सोच रहे हैं, मैं आपको हिप्नोटाइज कर रहा हूं? नहीं नहीं, ये इस तरह से होता है ना, मैं आपको मूवमेंट बता रहा हूं। तो हमारी जो फैलोपियन ट्यूब का जिक्र आ रहा है नंबर सेकंड पॉइंट पर या सेकंड स्टेज पर, तो आपको वहां पे क्या बोलना है, फैलोपियन ट्यूब के एक किनारे को आप बताएंगे वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसकी मदद से जो ओवरी से एग बाहर निकलेगा, उस एग को कैप्चर कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, और जब हमारे ओवरी से एग बाहर निकला, या आप कह दीजिए कि ओवा बाहर निकला, तो निकलने के बाद तुरंत उसको कैप्चर कर लिया जाता है फिम्ब्राई के द्वारा। ठीक है, और फिम्ब्राई किसका एक सिरा है, एक किनारा किसका है, ये फिम्ब्राई ओविडक्ट का। क्लियर? तो अब इस तरीके से वो एग कहां चला गया है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपको बताना है कि भाई इसका जो एक किनारा होता है, वहां पे फिम्ब्राई पाई जाती हैं जो एग को पकड़ने में मदद करती हैं। क्लियर हुआ ना? ठीक है, दूसरा किनारा फैलोपियन ट्यूब का जो सेकंड एक्सट्रीम एंड है, वो यूट्रस से जुड़ा होता है। सही, ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलियरी एक्शन होता है, सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे फाइन फाइबर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ओवरी से जो एग आया, फिम्ब्राई ने कैप्चर किया, लेकिन कैप्चर तो कर लिया, पर ओविडक्ट के अंदर वो कैसे चलेगा, टेल थोड़े ना, स्पर्म थोड़े ना आएंगे। फिर भी एग जो है शिफ्ट हो जाता है, यूट्रस की तरफ जाता है, पर कैसे जाता है, ये क्वेश्चन यहां पे कवर हो रहा है। ठीक है, कैसे जाएगा, ओविडक्ट के अंदर फाइन सीलिया होते हैं, बहुत सारे सीलिया होते हैं, और सीलिया का काम क्या होता है, कभी भी अगर सीलिया का जिक्र आए ना, आप सीधा सा लिख दीजिए मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, पैरामीशियम। याद आ गया आपको 11th क्लास का? ठीक है, तो एग शिफ्ट हुआ यूट्रस की तरफ सीलिया की हेल्प से, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं है, कैसे चलेगा? क्लियर हुआ आपको? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहला पॉइंट ओवरी, जो मैंने आपको डिटेल बताई है, वो सब आपको डालनी है वहां पर। सेकेंड पॉइंट क्या बना, फैलोपियन ट्यूब, जो हमने अब तक सुना। अब आप नंबर थर्ड पर डालेंगे, और वो नाम क्या है, यूट्रस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, यूट्रस। अच्छा, यूट्रस का एक और नाम भी होता है, वॉम्ब। ठीक है, यूट्रस आपको ज्यादातर लिखा मिल जाता है, वो जनरल है। तो यूट्रस का दूसरा नाम क्या होता है, वॉम्ब। अब यूट्रस क्या है, यूट्रस को आप बिल्कुल सिंपल बोलिए, एक प्लेस है, एक ऐसा प्लेस जहां पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, ओविडक्ट में चलता है ना, ठीक है,
अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है और जाइगोट बन गया है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा जाइगोट बनता है, तो जाइगोट कहां अटैच होगा, कहां पे डेवलपमेंट करेगा, वो प्लेस क्या है, वो है यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस एक वो प्लेस होता है जहां पर फर्रो पाई जाती है। फर्रो मीन्स फाइन गैप्स होते हैं जहां पर वो जाइगोट चेंजेस करेगा अपने आप को एम्ब्रियो वगैरह के अंदर और वो वहां पे अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट, ठीक है। लास्ट पार्ट, वेजाइना। लास्ट पार्ट क्या है बच्चों हमारे इसमें टॉपिक में? वेजाइना, नंबर 4 पर। वेजाइना एक वो लोकेशन होती है जहां पर आपको कुछ एक स्पेशल ग्लैंड मिलता है जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। बाथिंग कराता है, शायद इसलिए नाम रखा गया हो। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड वेजाइना की लोकेशन पर मिलता है, जहां पर आप कुछ और भी नाम डिस्कस कर सकते हैं, वो वैसे डिटेल में लेंगे हम। इंटरनल ऑरिफिस और एक्सटर्नल ऑरिफिस। ऑरिफिस मींस ओपनिंग, ये एक पाइप है, छोटा सा पाइप, बहुत छोटा होता है, लेंथ काफी कम रहती है। अंदर की साइड ओपनिंग है यूट्रस की तरफ, तो इंटरनल ऑरिफिस, इंटरनल ओएस लिख देते हैं उसको बुक्स में। बाहर की साइड जो ओपनिंग होती है तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ओपनिंग, एक्सटर्नल ऑरिफिस। और ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे? वेजाइना, वेजिना भी बोलते हैं कुछ व्यक्ति। नंबर 4 क्लियर हुआ? और यहीं पर हमें क्या मिलता है? वो ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। क्लियर? जो एक एसिडिक मीडियम जनरेट करता है, स्पर्म को मार देता है। मिलियंस स्पर्म आते हैं, मिलियंस। बचते कितने? 160 मैक्सिमम, सारे मार दिए गए सिर्फ इस एसिड की वजह से। ठीक है, सिर्फ कितने बचे? 160 मैक्सिमम, और 160 यूट्रस के अंदर पहुंचेंगे, उनमें से कोई एक फर्टिलाइज कर पाएगा। ये मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा, पर लेकिन उसके लिए टाइम बहुत चाहिएगा, तो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस में देखो आप इसे तोड़ दीजिए। जेनेसिस मतलब, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को आप 2 पार्ट में बांट दीजिए, गैमेट और जेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है प्रोसेस, प्रोसेसिंग, जिसमें कुछ चीज बन रही है। क्या चीज बन रही है? गैमेट्स बन रहे हैं। अब गैमेट्स किसको कहते हैं? गैमेट्स का मीन्स होता है एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो आगे चलकर मिक्स होने के बाद जाइगोट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। गैमेट 2 तरह से होते हैं, स्पर्म और ओवा। अगर स्पर्म बनने का प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आप एग के बनने का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, मींस फीमेल वाले सिस्टम से रिलेटेड, तो क्या नाम देंगे उसको? oogenesis। सिंपल सा, क्लियर? ये जो प्रोसेस होते हैं, इन पर कई बार क्वेश्चन आया है। अभी करीब 3 या 4 साल पहले भी इस पर क्वेश्चन आया था, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें एक फ्लो चार्ट भी देना होता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? जब गैमेट्स बन गए हैं, मेल बॉडी के अंदर स्पर्म और फीमेल बॉडी के अंदर एग, मींस ओवा, तो ये जो 2 स्ट्रक्चर है, इन दोनों की स्ट्रक्चर में जब आप कहते हैं मिक्सिंग होती है, स्पर्म जब पहुंचता है, कहां तक पहुंचता है? एग के पास तक। ठीक है, तो वहां पर एक नई स्ट्रक्चर बनकर आएगी जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। और वो कैसे बना? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। तो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिक्सअप हो जाता है, मर्ज हो जाता है, अपने न्यूक्लियस को जो एग है उसके न्यूक्लियस के साथ जोड़ देता है। तो उसको क्या बोलेंगे? जो रिजल्ट आया हमारे पास, जाइगोट। और यही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसके 2 टाइप होते हैं। बॉडी के अंदर चल रहा है तो इंटरनल कहते हैं, और बाहर चल रहा है तो एक्सटर्नल बोलते हैं। फ्रॉग वाला एक्सटर्नल होता है, हमारे वाला इंटरनल होता है। नेक्स्ट नंबर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और लास्ट टॉपिक चैप्टर का। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक वो डिटेल है जिसमें 28 डेज का फ्लो चार्ट बताया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग को मेनार्च बोलते हैं, जो करीब 10 से 12 साल से शुरू होती है फीमेल बॉडी में, गर्ल्स में। ठीक है, तो जब गर्ल्स में 10 से 12 साल मींस प्यूबर्टी स्टार्ट, ठीक है, तो हम उसे क्या नाम देंगे? मेनार्च। लेकिन जब ये साइकिल
मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल चलनी बंद हो जाती है, तो वो टाइम पीरियड किस नाम से जाना जाता है? मेनोपॉज के नाम से। इसका आप टाइम पीरियड मान लीजिए 45 to 50। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, जरा शॉर्ट में बताओ आप, तो आप क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का एक ऐसा फ्लो चार्ट है जिसमें एग बनने का प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं कि एग कैसे बन रहा है, क्या होना है एग का, वो एक अलग बात है। फर्टिलाइजेशन वगैरह चलेगा, वो एक अलग चीज होगी, लेकिन एग बनने का प्रोसेस ओवरी के अंदर, और फिर वो कैसे कैसे 28 डेज तक क्या क्या होगा, इसको 4 स्टेज में बांटा जाता है, जिसमें आप मेंस्ट्रुअल फ्लो लेते हैं फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड नंबर पे आप बोलते हैं प्रिपरेटिव फेज, प्रिपरेशन चलती है यूट्रस के अंदर और ओवरी के अंदर। थर्ड नंबर पे आप लेते हैं ओवुलेटरी फेज, मींस ओवुलेशन, एग का ओवरी से बाहर निकलना। और लास्ट पोस्ट ओवुलेटरी फेज, कि भाई ओवुलेशन तो हो गया पर आगे क्या हुआ, क्या फर्टिलाइजेशन हो गया या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ये हमारा ओवरव्यू खत्म हो गया है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से। तो बच्चों, आपने इसको ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे टॉपिक वाइज इस चैप्टर के। ये जितने टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 टॉपिक हैं, तो मीन्स 6 आपके पास वीडियो आएंगी। थैंक्स बच्चों। पर एक चीज याद रखिएगा, एक चीज हम भूल गए, आप सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज इसको शेयर कीजिएगा जितना हो सकता है। ओके बच्चों।